जब अपॉकलिप्स आया तो मुझे पता चला कि मेरे पास दो फॉर्म्स हैं, एक ह्यूमन फॉर्म और दूसरा ज़ॉम्बी फॉर्म। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दोनों फॉर्म्स के बीच स्विच कर सकता था। सप्लाईज की तलाश करते समय मैंने अपने ज़ॉम्बी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और ज़ॉम्बीज की भीड़ के बीच ऐसे चलने लगा जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। घर लौटने के बाद मैंने वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसी समय रेड वाइन और हॉट पॉट का मजा लेने लगा। कुछ समय पहले अचानक एक ब्लैक मिस्ट पूरी दुनिया पर छा गई थी और जिसने भी उसे इनहेल किया वह एक खून का प्यासा ज़ॉम्बी बन गया। इसी बीच मैं और मेरे कुछ क्लासमेट्स चौथी मंजिल के एक क्लासरूम के अंदर फंस गए थे। भूख से मजबूर होकर कुछ बहादुर क्लासमेट्स और मैं खाना ढूंढने के लिए अलग अलग निकल गए, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ही सप्लाईज लेकर वापस लौटने में कामयाब हुआ। हालांकि जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी गर्लफ्रेंड और कई क्लासमेट्स ने मेरे लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया क्योंकि 3 ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जिस बात ने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया वह थी मेरी गर्लफ्रेंड को राइचस अंदाज में यह कहते सुनना, मुझे माफ करना, सबकी सेफ्टी के लिए हम तुम्हें अंदर आने का रिस्क नहीं ले सकते। उस समय मेरा मन बस उन्हें जमकर गाली देने का कर रहा था। जब वे खाना ढूंढने के लिए बाहर गए थे तब किसी ने उन्हें रिस्क न लेने के लिए नहीं कहा था। मुझे पहले कभी क्यों एहसास नहीं हुआ कि यह पूरा ग्रुप पिग्स और डॉग्स से ज्यादा कुछ नहीं था। बिना एक और शब्द कहे मैं मुड़ा और चौथी मंजिल के एक दूसरे क्लासरूम में जाकर छिप गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे तीनों ज़ॉम्बीज वहां भी पहुंच गए। बिना हेजिटेशन के मैंने खाना ज़ॉम्बीज की तरफ फेंका, पलटा, अगले क्लासरूम का दरवाजा खोला और तुरंत उसे अपने पीछे लॉक कर दिया। अपने शरीर को दरवाजे से लगाकर मैं पूरी ताकत से उसे बंद रखने की कोशिश करने लगा। कमरे के अंदर जोर जोर की बैंगिंग की आवाज गूंजने लगी क्योंकि ज़ॉम्बीज बार बार अपने सिर दरवाजे पर पटक रहे थे। अगले क्लासरूम पर हमला इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने टेप से दरवाजे के आसपास की दरारों को सील कर दिया था और किताबों के फटे हुए पेजेस से विंडोज को ढक दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि ज़ॉम्बीज सभी नियर साइटेड थे और इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ स्मेल और हियरिंग पर डिपेंड करते थे, लेकिन मेरे पास टेप नहीं थी और दरवाजे को सील करने में मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मुझे अकेले ही उस प्रेशर को सहना पड़ा। तभी 2 और ज़ॉम्बीज उस अटैक में शामिल हो गए। अब मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक जोरदार क्रैश के साथ मैं जमीन पर गिरा दिया गया। मैंने उठकर भागने की कोशिश की लेकिन मैं एक कदम पीछे रह गया। 5 ज़ॉम्बीज ने पीछे से मुझ पर छलांग लगा दी और उनमें से एक ने तुरंत मेरी गर्दन से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। उस पल मेरा दिल अनविलिंगनेस से भर गया। बेहोश होने से पहले के आखिरी पलों में मुझे अपने पेरेंट्स और अपने भाई का ख्याल आया और मैं सोचने लगा कि वे कैसे होंगे। समय बीता गया और अचानक मेरी अनकॉन्शियस माइंड में एक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज बेहद एंशिएंट लग रही थी, मानो उसने अनगिनत एजेस को पार कर लिया हो। यिन यांग हेवन तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति प्रदान करता है। आवाज के फेड होते ही मैं अचानक कोमा से जाग गया। खड़े होने के बाद मैंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अपना सिर हिलाते हुए मुझे आखिरकार याद आया कि उसी दिन पहले ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला किया था। कंफ्यूज्ड होकर मैंने अपने हाथों को उठाकर उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वे बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहे थे। ये देखकर मेरा मन गाली देने का हुआ, लेकिन मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी बोल नहीं सका था। मैं केवल मन ही मन आह भर सका था। तभी मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे पास अभी भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस मौजूद थी। मैं साफ साफ सोच सका था, ब्लैक बोर्ड पर लिखे कैरेक्टर्स को पहचान सका था और यहाँ तक कि मल्टीप्लिकेशन, निमोनिक्स और 300 टैंग पोएम्स भी याद कर सका था। यह एहसास होते ही मैं एक्साइटमेंट से भर गया। मैं लगभग वहीं उछल पड़ा। मैंने जल्दी से अपना थोड़ा स्टिफ हाथ उठाया और अपनी गर्दन को छुआ। स्मूथ स्किन की जगह मुझे फटी हुई मसल टिश्यू और बिखरा हुआ थ्रोट महसूस हुआ। मेरा हाथ कांपने लगा। अपनी कंडीशन देखने के लिए मैं बाथरूम के मिरर की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि मेरे शरीर का एक हिस्सा जैसे पैरालाइज्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैं लंगड़ा कर चल रहा था। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मैं बाथरूम तक पहुंच गया। तभी पहली बार मैंने खुद को मिरर में देखा। सफेद आंखें, ग्रेश स्किन, मैं बिल्कुल एक ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था और वह भी बुरी तरह इंजर्ड ज़ॉम्बी। मेरी गर्दन पर मौजूद मैसिव वुंड को देखकर मेरे लिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। मैं चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक ज़ॉम्बी की रोर निकली। हालांकि जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर फिर से बदलने लगा था। मेरी ओरिजिनली पेल स्किन धीरे धीरे नॉर्मल कलर में लौटने लगी। उसी समय मेरे चेहरे और शरीर से ज़ॉम्बी के फीचर्स भी धीरे धीरे गायब होने लगे। लेकिन अगले ही सेकंड मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उस समय मेरी गर्दन के घाव से लगातार बहुत सारा ब्लड बह रहा था, जिसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ब्लर होने लगी। उसी समय दरवाजे के बाहर चीखने और भागने की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पता चल रहा था कि ज़ॉम्बीज को फ्रेश फ्लेश और ब्लड की स्मेल आ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। जब मैं ज़ॉम्बी था तब मेरी गर्दन का घाव कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दोबारा इंसान बनने के बाद वही घाव एक फेटल इंजरी बन गया था। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस और मेरा शैटर्ड थ्रोट होने की वजह से मेरे लिए सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। उसी वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा ज़ॉम्बी बन जाऊं। जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आया, मेरा शरीर एक बार फिर बदल गया। मेरी गर्दन का दर्द गायब हो गया और मेरी ब्लैक प्यूपिल्स की जगह व्हाइट आईज ने ले ली। 5 सेकंड से भी कम समय में मैं दोबारा ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से खुला और एक ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना टारगेट खो दिया हो और वह जल्द ही बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमने लगा। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। इन 2 ट्रांसफॉर्मेशंस ने जैसे मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म कर दी थी, लेकिन मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया था। एक ज़ॉम्बी और इंसान के बीच अपनी मर्जी से स्विच कर पाना मतलब मेरी सर्वाइवल एबिलिटी किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज्यादा होगी। तभी मुझे वह फ्रेज याद आया जो मेरे दिमाग में आया था, यिन यांग हेवन तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति प्रदान करता है। लगता है यही मेरी अपनी किस्मत थी। लेकिन आखिर यिन यांग हेवन था क्या? उसने मुझे ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति क्यों दी थी? जब भी मैं यिन यांग शब्दों के बारे में सोचता मुझे तुरंत वह यिन यांग फिश पेंडेंट याद आता था
जिसे मैं अपनी गर्दन में पहना करता था। इंस्टिंक्टिवली मैंने नीचे देखा। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही क्योंकि पेंडेंट गायब था। उसकी जगह मेरी छाती पर यिन यांग फिश का एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। वह पेंडेंट मुझे मेरे पिता ने दिया था। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि उन्हें वह पेंडेंट एक मीटियोराइट क्रेटर के अंदर संयोग से मिला था। अब ऐसा लग रहा था कि उसमें जरूर कुछ अनयूजुअल था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन मैं इसके पीछे की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट था सर्वाइव करना और अपने परिवार को ढूंढना। इसके बाद मैं सोचने लगा कि अपनी इंजरीज को कैसे हील करूं और खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं। अचानक मेरे दिमाग में एक आंसर आया। किसी ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं अपनी उंगली से उसकी कॉर्प्स को टच करके ब्लड एनर्जी और प्यूरिफिकेशन सोर्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता था। ये नॉलेज मुझे बिल्कुल नेचुरल लग रही थी, जैसे ये हमेशा से मेरे दिमाग में मौजूद हो। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी पीना अपने आप पता होता है, मैं भी पास में पड़ी एक ज़ॉम्बी कॉर्प्स की तरफ मुड़ गया। उस ज़ॉम्बी को पहले ही किसी और ने मार दिया था। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा और अपनी इंडेक्स फिंगर उसके चेहरे पर रख दी। तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी जैसी एनर्जी मेरी उंगली के जरिए मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगी। इस सेंसेशन ने मुझे बेहद प्लेजर का एहसास कराया। उसी समय मेरी गर्दन के घाव के आसपास ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर मेरी इंजरी लगभग पूरी तरह हील हो गई। मेरी स्ट्रेंथ और एजिलिटी थोड़ी बढ़ गई और यहाँ तक कि मेरी भूख भी गायब हो गई। ये तो परफेक्ट था। मुझे ज़ॉम्बीज या इंसानों को खाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ किसी कॉर्प्स को टच करके उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी थी। उस वक्त मेरे दिल में स्ट्रॉन्ग बनने की जबरदस्त डिजायर पैदा हो गई। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनकर ही मैं इस एपोकलिप्स में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता था। मैं बाथरूम से बाहर निकला, पास में पड़ी एक फायर एक्स ढूंढी और अपनी स्लॉटर शुरू करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब मैं उस क्लासरूम के पास से गुजर रहा था जहां मेरी गर्लफ्रेंड छिपी हुई थी, तभी मैं अचानक रुक गया। दरवाजा खुला हुआ था। क्यूरियस होकर मैं अंदर चला गया। तभी मुझे पता चला कि वहां मौजूद सभी क्लासमेट्स ज़ॉम्बीज में बदल चुके थे। मूनलाइट के नीचे पूरा फ्लोर डिब्री से भरा हुआ था। वहां का सीन देखकर लग रहा था कि उनके ट्रांसफॉर्म होने से पहले फूड को लेकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। मैंने ज़ॉम्बीज के उस ग्रुप में तलाश शुरू की और आखिरकार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मरने के लिए छोड़ देने के बाद भी वह खुद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मेरे दिल में मौजूद हेट्रेड धीरे धीरे खत्म हो गई। इसके बाद मैं एक मोटे ज़ॉम्बी के पास गया और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसे टच किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ उन्हीं ज़ॉम्बीज से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था जिन्हें मैंने खुद मारा हो। ये समझने के बाद मैं चुपचाप उस मोटे ज़ॉम्बी के पीछे पहुंचा और फायर एक्स को उसके सिर के पीछे पूरी ताकत से दे मारा। वह ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और दोबारा कोशिश की। वही फेमिलियर प्लेजर की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरी गर्दन के घाव के ऊपर दिखाई देने वाले फ्लैश बर्ड्स तेजी से ग्रो होने लगे। कुछ ही पलों में मेरी इंजरी पूरी तरह हील हो गई और अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई। इसके बाद मैंने क्लासरूम में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया और उनकी ब्लड एनर्जी और सोर्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। उसके बाद मैंने अपनी एक्स उठाई और पूरी मंजिल को स्वीप करना शुरू कर दिया। मैं ज़ॉम्बीज को स्लॉटर करते हुए उसी समय उनकी एनर्जी भी अब्सॉर्ब करता जा रहा था। हालांकि मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था, फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय में मैंने पूरी चौथी मंजिल को क्लियर कर दिया और यहाँ तक कि खुद को भी साफ कर लिया। अगर उस वक्त कोई मुझे देखा तो वह मुझे ज़ॉम्बी से कभी एसोसिएट नहीं करता। इसके बाद मैं तीसरी मंजिल पर गया और उसी डेडली कॉम्बिनेशन को दोहराना शुरू कर दिया, जिसमें ज़ॉम्बीज को स्लैश करना और उनकी एनर्जी ड्रेन करना शामिल था। जब तक पूरी सुबह बीत चुकी थी तब तक मैंने टीचिंग बिल्डिंग के सभी ज़ॉम्बीज को क्लियर कर दिया था। कुल मिलाकर मैंने अब्सॉर्ब किया 229 ज़ॉम्बीज की एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। इसके परिणाम स्वरूप मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों दोगुनी हो गई थी। हालांकि अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होना मेरे लिए खतरनाक नहीं रह गया था, फिर भी मुझे ज्यादा देर तक उस फॉर्म में रहने को लेकर बेचैनी महसूस होती थी। इसी वजह से मैंने तुरंत एक सेफ प्लेस ढूंढने का फैसला किया जहां मैं वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर आराम कर सकूं। आखिरकार मैं पहली मंजिल पर मौजूद सुपरमार्केट में पहुंच गया। अंदर मिली टेप का इस्तेमाल करके मैंने डोर्स के आसपास मौजूद हर गैप को सावधानी से सील कर दिया। फिर मैंने कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सरसाइज बुक्स के पेजेस फाड़े और उनका इस्तेमाल डोर्स और विंडोज को ढकने के लिए किया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मैंने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा पूरा शरीर बदलने लगा और मैं एक खूंखार ज़ॉम्बी से वापस एक नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म हो गया। हालांकि ह्यूमन फॉर्म में वापस आने के बाद मुझे अपनी सारी पावर गायब होती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ज़ॉम्बी फॉर्म पूरी तरह एक अलग बॉडी के रूप में मौजूद हो। फिर भी मैंने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। अब मेरे पेट में बिल्कुल भी भूख महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे ह्यूमन फॉर्म और ज़ॉम्बी फॉर्म में वही न्यूट्रिएंट्स या शायद वही एनर्जी रिजर्व्स शेयर होते थे। फिर भी भूख न लगने का मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी तरह फूड को इग्नोर कर सकता था। इसलिए मैंने मिल्क की एक बॉटल खोली और उसे एक ही सांस में पी गया। फिर मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया और उसके कई बड़े बाइट्स लिए। अच्छी बात यह थी कि मेरा सेंस ऑफ टेस्ट अभी भी इंटैक्ट था। मैं अब भी खाने की स्वीट अरोमा और फ्लेवर को एंजॉय कर सकता था। जैसे ही मैं अपना खाना जल्दी जल्दी खा रहा था तभी अचानक बाहर से एक ब्रॉडकास्ट की आवाज गूंजने लगी। उस अनाउंसमेंट में सभी बचे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स को जल्दी से स्कूल के फ्लैग रेजिंग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था। हम न्यू टाइपे सिटी टेम्पोररी रेस्क्यू टीम हैं। ये शब्द सुनते ही मेरे माथे पर शिकन आ गई। मुझे हैरानी हुई कि रेस्क्यू टीम इतनी जल्दी पहुंच गई थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ, दरवाजे पर लगे एक्सरसाइज पेपर का एक कोना उठाया और बाहर झांक कर देखा। 20 से ज्यादा लोग सावधानी से कैंपस के अंदर आगे बढ़ रहे थे। उनमें से हर एक के पास अलग अलग तरह के फायर आर्म्स थे। उनमें से एक व्यक्ति मेगाफोन पकड़े हुए था और लगातार अनाउंसमेंट दोहरा रहा था। मैं तुरंत समझ गया, शायद यही शहर की आखिरी बची हुई आर्म्ड फोर्स थी और वे मुख्य रूप से स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू करने आए थे। तभी अचानक भूरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की चिल्लाते
चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़ी। डैड! उसे देखते ही रेस्क्यू टीम का एक मेंबर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उस आदमी का शरीर कांप उठा और उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। भगवान का शुक्र है, मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। मैंने उस लड़की को तुरंत पहचान लिया। वह लिन शेनशेन थी, स्कूल की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट और स्कूल के टॉप अचीवर्स में से एक। तभी एक और टीचर कई स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकल आया। उनके पीछे एक दर्जन से ज्यादा ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज को गोली मारकर गिरा दिया गया। हालांकि गन फायर की आवाज ने आसपास के इलाके से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को आकर्षित कर लिया। जल्द ही अनगिनत ज़ॉम्बीज स्कूल की तरफ इकट्ठा होने लगे। बढ़ते खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम में मौजूद एक मिडिल एज्ड आदमी ने तुरंत सभी को सेफ जोन की तरफ रिट्रीट करने का आदेश दिया। जैसे ही मैंने सेफ जोन शब्द सुना, मैं बेचैन हो गया। क्या उन्होंने पहले ही सर्वाइवर्स के लिए कोई बेस बना लिया था? क्या मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई भी वहां हो सकते थे? मैंने आगे कुछ सोचे बिना दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे गन फायर तेज होती गई, ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन उनकी जगह और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज लगातार सामने आते जा रहे थे। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी थी और मुझे इतनी लापरवाही से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उसी समय अचानक ऊपर की मंजिलों पर मौजूद ज़ॉम्बीज ने विंडोज को तोड़ दिया और ऊपर से ऐसे गिरने लगे जैसे किसी बर्तन से डंपलिंग्स नीचे गिर रहे हों। हालांकि गिरने के कारण उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं, फिर भी वे उठकर खड़े होने के लिए स्ट्रगल करने लगे और तुरंत आसपास मौजूद इंसानों पर हमला करने लगे। मेरी किस्मत खराब थी। ऊपर से गिरने वाले ग्लास का एक टुकड़ा मेरे आर्म को काटते हुए निकल गया। लिन शेनशेन की हालत तो और भी खराब थी। ग्लास का एक बड़ा टुकड़ा उसके राइट फुट में घुस गया, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर पड़ी और हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन सबसे बदकिस्मत लिन शेनशेन के पिता थे, क्योंकि एक रोलिंग ज़ॉम्बी ने उनके एंकल पर अपने दांत गड़ा दिए। बाइट मार्क देखते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी गन के बट से उस ज़ॉम्बी का सिर फोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी राइफल लिन शेनशेन की तरफ फेंक दी। उसी समय उन्होंने अपनी पिस्टल मेरी तरफ उछाल दी। लिन शेनशेन के पिता ने मुझे अपनी बेटी को लेकर जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा, जबकि वह खुद पीछे रुककर हमारी रिट्रीट को कवर करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक ज़ॉम्बी ने अचानक उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में गहरी अनविलिंगनेस दिखाई दे रही थी। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसके खुले मुंह से सिर्फ खून बह रहा था। ये देखकर लिन शेनशेन पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त मुझे एक बात समझ आई। ह्यूमन फॉर्म में बिटन होने का मतलब निश्चित मौत था। मैंने अपने हाथ में पिस्टल को कसकर पकड़ लिया और सोचने लगा कि क्या मैं जिंदा सुपरमार्केट तक वापस पहुंच पाऊंगा। तभी मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली लिन शेनशेन के हाथ में मौजूद राइफल पर चली गई। वह ऑटोमेटिक राइफल काफी हैवी दिख रही थी। लिन शेनशेन अभी सिर्फ एक यंग गर्ल थी, शायद वह इसे ठीक से यूज न कर पाए। शायद मुझे अपनी पिस्टल उसके राइफल से एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही यह थॉट मेरे दिमाग में आया, लिन शेनशेन ने तेजी से राइफल उठाई और सीधे मेरी तरफ एम कर दिया। उसकी मूवमेंट्स बेहद प्रोफेशनल थी और उसकी आंखों का लुक साफ बता रहा था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। मैं पूरी तरह स्टन्ड था और सोचने लगा कि कहीं उसने मेरे थॉट्स को समहाउ पढ़ तो नहीं लिया। इससे पहले कि मैं खुद को एक्सप्लेन कर पाता, उसने ट्रिगर दबा दिया। अचानक गन फायर गूंज उठी। बुलेट्स मेरे क्रॉच के ठीक नीचे से निकलती हुई पीछे से मेरी तरफ झपट कर आ रहे एक ज़ॉम्बी को जा लगी और वह वहीं गिर पड़ा। मैंने घबराकर जोर से सलाइवा निकला। मेरी टांगें अनकंट्रोलेबली कांपने लगी। वह बुलेट मुझसे सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स की दूरी से निकली थी। तभी मुझे समझ आया कि उसके पिता ने उसे राइफल क्यों सौंपी थी। वह सिर्फ राइफल चलाना ही नहीं जानती थी, बल्कि उसका एम भी टेरिफाइंगली एक्यूरेट था। गोली चलाने के बाद लिन शेनशेन ने मुझसे चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, जल्दी करो और मुझे उठाकर ले चलो। मैंने तुरंत अपना पहले वाला आइडिया छोड़ दिया। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने उसे अपने शोल्डर्स पर चढ़ने दिया ताकि वह ज्यादा इफेक्टिवली शूट कर सके। उस केओस के बीच किसी ने भी हम दोनों पर ध्यान नहीं दिया। पास ही कई ऐसे लोग थे जिन्हें ज़ॉम्बीज ने बाइट कर लिया था और वे जानते थे कि उनके बचने की कोई होप नहीं थी। भागते रहने के बजाय वे रुक गए और अपनी बची हुई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके दूसरों की प्रोटेक्शन करने लगे। चुपचाप मैंने अपना मास्क पहन लिया, फिर तुरंत ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन होते ही मेरे शरीर में अचानक जबरदस्त स्ट्रेंथ भर गई। उसी समय लिन शेनशेन को अपने शोल्डर्स पर मेरा शरीर अचानक काफी हल्का महसूस हुआ। बिना किसी हेजिटेशन के मैं उस सुपरमार्केट की तरफ तेजी से दौड़ा जिसे मैंने पहले अपने कब्जे में लिया था। हालांकि मैं ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, फिर भी मैं अपने साथ एक लिविंग पर्सन को कैरी कर रहा था। इसी वजह से 3 ज़ॉम्बीज हमारा पीछा करने लगे, लेकिन लिन शेनशेन ने तुरंत पीछे मुड़कर कई बर्स्ट्स फायर किए। तीनों ज़ॉम्बीज तुरंत जमीन पर गिर पड़े। आखिरकार जब हम सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर पहुंचे तो मैंने लिन शेनशेन को अंदर फेंक दिया और मुड़कर वहां से जाने की तैयारी करने लगा। मुझे भरोसा था कि उसे सील्ड डोर के गैप के पास रहने की ट्रिक पता थी, वरना वह अब तक सर्वाइव ही नहीं कर पाती। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से जा पाता, लिन शेनशेन ने अचानक मुझे पकड़ लिया। उसने पूछा कि क्या मैं अंदर नहीं आ रहा था। मैं केवल ज़ॉम्बी जैसी रोर्स निकाल सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता था। इसलिए मैंने दूर की तरफ कुछ शॉट्स फायर किए और अपने हाथों के जेस्चर्स से उसे समझाने की कोशिश की। तभी लिन शेनशेन समझ गई कि मैं क्या कहना चाहता था। मैं वापस जाकर लोगों को बचाना चाहता था, साथ ही मैं यह भी पता लगाना चाहता था कि सेफ जोन आखिर कहाँ लोकेटेड था। तुरंत लिन शेनशेन ने मुझे सावधान रहने के लिए कहा। अगर कुछ भी गलत होता तो वह चाहती थी कि मैं वापस सुपरमार्केट में लौट आऊं। इसके बाद उसने अपनी राइफल मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने सिर हिलाया और बैटलफील्ड की तरफ वापस मुड़ गया। मेरा इरादा उन सभी लोगों को बचाने का था जो अपनी जान रिस्क में डालकर फंसे हुए स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के लिए तैयार थे। साथ ही मैं सेफ जोन की लोकेशन का पता लगाना भी चाहता था। जब मैं वहां पहुंचा तब रेस्क्यू टीम अभी भी रिट्रीट कर रही थी। मैंने राइफल उठाई और उनके
उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने इससे पहले कभी फायर आर्म इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए दूर से टारगेट्स को हिट करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मुझे क्लोज रेंज में जाकर लड़ना पड़ा। कुछ ही देर में मेरी एम्यूनिशन खत्म हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने राइफल फेंक दी, अपनी पीठ पर मौजूद फायर एक्स निकाली और सीधे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में घुस गया। एक्स बार बार ऊपर उठती और नीचे गिरती रही। ज़ॉम्बीज़ एक के बाद एक कटकर गिरते जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हर बार जब मैं एक ज़ॉम्बी को मारता तो तुरंत 3 से 5 और ज़ॉम्बीज़ मेरी तरफ दौड़ पड़ते। जैसे ही रेस्क्यू टीम स्कूल गेट तक पहुंची, लगातार हो रही गनफायर की आवाज से आकर्षित होकर ज़ॉम्बीज़ की एक मैसिव वेव वहां पहुंच गई। देखते ही देखते रेस्क्यू टीम ज़ॉम्बीज़ की भीड़ के बीच फंस गई। अब उनके बचकर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मजबूरी में किसी ने ग्रेनेड की पिन खींच दी। जोरदार एक्सप्लोजन ने कई ज़ॉम्बीज़ के शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। हालांकि इस एक्सप्लोजन ने कैंपस की तरफ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर लिया। अनडेड की एंडलेस भीड़ को देखते हुए आखिरकार मैंने लड़ना बंद कर दिया। ज़ॉम्बीज़ की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनसे निपटना इम्पॉसिबल था। मैं पीछे हटकर टीचिंग बिल्डिंग के अंदर चला गया और खुद को छिपा लिया। जहां तक सुपरमार्केट की बात ही, मैंने फिलहाल वहां वापस न जाने का फैसला किया। वहां फूड, वाटर, आयोडाइन, गॉज और कई तरह की मेडिकल सप्लाईज मौजूद थी। लिन शेंशन को वहां छोड़ना सबसे सेफ ऑप्शन था। बाहर जमीन पर 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस बिखरी हुई थी। मैंने अभी तक उनमें से किसी की एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं की थी। दिन के समय ऐसा करना बहुत डेंजरस था। दूसरे सर्वाइवर्स मुझे देख सकते थे। मैंने तब तक वेट करने का फैसला किया। रात होने तक इंतजार करने के बाद ही मैं उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। आखिर मेरे अलावा डेड ज़ॉम्बीज़ के ढेर में और किसकी इंटरेस्ट होगी। मैं जानता था कि मुझे अपनी एबिलिटीज का सीक्रेट बनाए रखना होगा। बेहतर होगा कि मेरे पेरेंट्स को भी कभी इस सच्चाई का पता न चले। अपने परिवार का ख्याल आते ही मैं तुरंत एंग्शियस हो गया। मैं स्कूल के बैक गेट की तरफ बढ़ा ताकि वहां से बाहर निकल सकूं। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले मेरी नजर पास में घूम रहे बुजुर्ग गेटकीपर पर पड़ी, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। यह देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक्स घुमा दी। उस बूढ़े आदमी को मारने और उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मैं बैक गेट से बाहर निकला और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। रेजिडेंशियल कम्युनिटी के पास पहुंचते ही मेरे दिमाग में अचानक एक थॉट आया। अगर मेरा परिवार अभी भी जिंदा था और घर पर ही रह रहा था तो 3 दिनों के बाद उनका जमा किया हुआ ज्यादातर फूड खत्म हो चुका होगा। इसी वजह से मैंने अपना रास्ता बदल लिया और कम्युनिटी के एंट्रेंस के पास मौजूद पेंग सिलाई सुपरमार्केट में घुस गया। अंदर का पूरा सीन अस्त व्यस्त था। हर तरफ फ्लोर पर फूड बिखरा हुआ था। कैशियर्स और कस्टमर्स सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे और आइल्स के बीच बिना किसी मकसद के घूम रहे थे। दूसरे सर्वाइवर्स के लिए यह जगह एक फॉरबिडन हिडन जोन थी। इसे हाइडिंग प्लेस के तौर पर इस्तेमाल करना तो दूर, यहाँ सप्लाईज की तलाश करना भी बहुत डेंजरस था। लेकिन मेरे लिए यह किसी अबैंडन ट्रेजर ट्रोव से कम नहीं था। शॉपिंग कार्ट को धकेलते हुए मैंने कॉन्फिडेंस के साथ हर तरह के सप्लाईज चुनने शुरू कर दिए। जब भी कोई ज़ॉम्बी मेरा रास्ता रोकता, मैं बस अपना हाथ बढ़ाकर उसे एक तरफ धकेल देता। कुछ ही देर में मैं बड़ी मात्रा में फूड लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल आया। इसके बाद मैं रेजिडेंशियल कम्युनिटी में दाखिल हुआ और जल्द ही अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंच गया। उस वक्त मेरा दिल एंग्जाइटी से जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि मेरा परिवार सेफ हो। हालांकि जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा खुला, मैं लगभग सीधे एक ज़ॉम्बी से टकरा गया। क्या वह पहली मंजिल पर रहने वाले मेरे सेकंड अंकल नहीं थे? बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना हाथ घुमाया। ज़ॉम्बी साफ तौर पर 2 टुकड़ों में कट गया। इस समय तक मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड लगभग 4 एडल्ट्स की कंबाइंड पावर के बराबर हो चुकी थी। उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता रहा। लगभग हर फ्लोर पर ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। ऊपर जाते समय मैं उन्हें एक के बाद एक मारता गया। आखिरकार मैं 6th फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही मेरी नजर अपने घर के सिक्योरिटी डोर पर पड़ी, मेरा शरीर अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। हॉलवे में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। या तो मेरा परिवार कभी वापस ही नहीं आया था, या फिर वे अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकले थे। मैंने अपना मास्क उतारा और वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर मैंने अपनी की निकाली और दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश की। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था। मेरी हार्ट बीट तुरंत तेज हो गई। मैंने धीरे से 2 बार दरवाजा नॉक किया। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर अपार्टमेंट के अंदर ज़ॉम्बीज़ होते तो आवाज सुनते ही वे दरवाजे से टकराने लगे। कोई रिस्पॉन्स न मिलने का कम से कम एक मतलब था, अंदर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने आवाज लगाई, डैड, मॉम, शॉफे, मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। थोड़ी देर बाद लॉक खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक टीनेज बॉय बाहर की तरफ दौड़ता हुआ आया। वह मेरा छोटा भाई लिन फेई था। हालांकि लिन फेई मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन वह मुझसे आधा सिर लंबा और काफी ज्यादा मजबूत था। शायद इसलिए क्योंकि वह एक एथलीट था। उसके तुरंत बाद मेरे पेरेंट्स लिंदा लेई और वांग फंग भी जल्दी से बाहर आ गए। दोनों के चेहरे पर एंग्जाइटी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कहाँ था और मैं वापस कैसे लौट आया। मैंने कामली वही एक्सक्यूज इस्तेमाल किया जो मैंने पहले से तैयार करके रखा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं स्कूल के सुपरमार्केट के अंदर फंस गया था और ज़ॉम्बीज़ से सावधानी पूर्वक बचते हुए किसी तरह वहां से निकल पाया। लिन फेई से मुझे पता चला कि मेरा परिवार पहले ही 2 दिनों से भूखा था। अपने पेरेंट्स के पतले हो चुके चेहरों को देखकर मैंने तुरंत उन्हें पहले खाना खाने के लिए कहा। पूरा परिवार फूड से भरे बड़े बैग को देकर उसे घूरने लगा और उनके मुंह में पानी आने लगा। लिन फेई ने तुरंत मिल्क की एक बोतल उठाई और उसे एक ही सांस में पी गया। स्नैक्स के अलावा मैं राइस, वेजिटेबल्स और मीट भी लेकर आया था। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि जिन फूड्स की शेल्फ लाइफ लंबी है उन्हें स्टोर करके रखें और वेजिटेबल्स और मीट को पहले खाएं। अगर सप्लाईज खत्म हो गए तो मैं बस बाहर जाकर और सप्लाईज ढूंढ लाऊंगा। ये सुनते ही वांग फांग तुरंत किचन की तरफ गई और खाना तैयार करने लगी। अच्छी बात यह थी कि शहर की गैस, टैप वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी काम कर रही थी, वरना खाना बनाना काफी ज्यादा ट्रबलसम हो जाता। करीब 1 घंटे बाद किचन से मीट की रिच अरोमा बाहर आने लगी। उस स्मेल ने तीनों पुरुषों यानी पिता और दोनों बेटों के मुंह में तुरंत पानी ला दिया। जल्द ही चारों का परिवार डाइनिंग टेबल के चारों
चारों तरफ इकट्ठा हो गया और ईगरली खाना खाने लगा। तभी अचानक पुराना रेडियो क्रैकल करते हुए चालू हो गया। लिंदा लेई ने तुरंत अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी, रेडियो के पास गया और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। कुछ मोमेंट्स बाद आखिरकार ब्रॉडकास्ट सुनाई देने लगा। अनाउंसमेंट के मुताबिक पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिजास्टर फैल चुका था जिसने इंसानों की 90% पॉपुलेशन को ज़ॉम्बीज में बदल दिया था। एक्सपर्ट्स का दावा था कि यह कैटास्ट्रोफी पिघलते हुए ग्लेशियर से रिलीज हुए एंशिएंट वायरसेस, ओशन न्यूक्लियर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से हुई थी। पूरे देश के लोगों को फूड स्टॉकपाइल करने और रेस्क्यू का इंतजार करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने गन बैन भी हटा दिया था और सिटीजंस को खुद अपनी सेफ्टी करने के लिए एनकरेज किया था। इसके बाद स्टेशन पर बार बार वही मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। यह देखकर लिंदा लेई ने दूसरा चैनल लगा दिया। जल्द ही रेडियो से एक अलग आवाज सुनाई दी। ब्रॉडकास्ट में बताया गया कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने ज़ॉम्बीज के ब्रेन्स के अंदर एक क्रिस्टल खोजा है। फिलहाल उसे म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर कहा जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई इंसान एक म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर कंज्यूम करता है तो उसे 1 पॉइंट एनहांसमेंट मिलता है। 1000 म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स कंज्यूम करने के बाद बॉडी में एक क्वालिटेटिव लीप आएगा जिससे किसी इंसान की स्ट्रेंथ लगभग 10,000 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स अभी भी अननोन थे, इसलिए लोगों को इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। ये सुनते ही मेरी इंटरेस्ट तुरंत बढ़ गई। क्या इसका मतलब ये था कि मेरा ह्यूमन फॉर्म भी स्ट्रॉन्गर हो सकता था? ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद लिंदा लेई का एक्सप्रेशन कुछ ग्रिम हो गया। गवर्नमेंट ने सिटीजंस को फूड स्टॉकपाइल करने के लिए कहा था, लेकिन उसने रेस्क्यू की कोई टाइमलाइन नहीं बताई थी। गन बैन हटा दिया गया था और लोगों को खुद को बचाने के लिए एनकरेज किया गया था। ये सभी साइंस सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। सिचुएशन बेहद सीरियस थी। जहां तक म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स की बात थी, उनके साइड इफेक्ट्स भी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी। असली समस्या यह थी कि आम लोगों के लिए सिर्फ 1000 क्रिस्टल कोर्स हासिल करना ही इम्पॉसिबल था। आखिर इसके लिए 1000 ज़ॉम्बीज को मारना पड़ता। डिनर खत्म होते होते दोपहर के सिर्फ 3 बजे थे। नाइटफॉल होने में अभी काफी समय था। मैंने कुछ ज़ॉम्बीज को मारने, म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स को स्टडी करने और साथ ही पूरी बिल्डिंग को क्लियर करने का फैसला किया। दूसरों के लिए म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर हासिल करना बेहद डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। अपना फैसला करने के बाद मैंने अपने क्लोथ्स और मास्क पहने। पेरेंट्स को बताकर मैं अपनी फायर एक्स लेकर निकला। ज़ॉम्बी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ और 5th फ्लोर की तरफ बढ़ गया। जब मैं रूम 502 के पास पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दरवाजा पुश करके खोला और सीधे अंदर चला गया। कमरे में मौजूद दोनों ज़ॉम्बीज ने मेरी तरफ देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उनकी रिएक्शन देखकर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं सिर से पैर तक कवर्ड था। फिर वे तुरंत कैसे पहचान गए कि मैं भी उन्हीं में से एक था। एक तेज सिजलिंग साउंड के साथ मैंने अपनी एक्स घुमाई और एक ज़ॉम्बी के सिर को वहीं 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। हालांकि इस बार मैंने उस कॉर्प्स की एनर्जी तुरंत अब्सॉर्ब नहीं की। इसके बजाय मैंने फायर एक्स की मदद से ज़ॉम्बी के सिर को सर्च करना शुरू किया। ज्यादा देर नहीं लगी और मुझे एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल मिल गया जो लगभग एक बीन जितना बड़ा था। उसे हाथ में लेकर मैंने ध्यान से एग्जामिन किया। क्रिस्टल की सरफेस बेहद रेगुलर थी, लगभग ऐसी जैसे नेचर ने खुद डायमंड को फॉर्म किया हो। उसकी सिर्फ एक कमी थी कि वह पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं था। उसके अंदर कई ब्लड कलर्ड इंप्यूरिटीज तैर रही थी। यही क्लियरली म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर था। जहां तक उन ब्लड कलर्ड इंप्यूरिटीज की बात थी, वे मोस्ट लाइकली ब्रॉडकास्ट में बताए गए साइड इफेक्ट्स का सोर्स थी। मैंने म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर मैंने फ्लोर पर पड़े उस ज़ॉम्बी कॉर्प्स की तरफ देखा जिसमें अब उसका क्रिस्टल कोर नहीं था। क्यूरियस होकर मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई और उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश की। फेमिलियर प्लेजरेबल सेंसेशन तुरंत वापस आ गई। उसी समय मेरे दिमाग में एक मैसेज दिखाई दिया। म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर के अंदर मौजूद पावर को प्यूरिफिकेशन सोर्स एनर्जी कहा जाता था। वहीं ज़ॉम्बी के शरीर के अंदर मौजूद पावर को ब्लड एनर्जी कहा जाता था। दूसरे शब्दों में म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर निकालने के बाद भी ज़ॉम्बी कॉर्प्स के अंदर ब्लड एनर्जी मौजूद रहती थी जिसे अब्सॉर्ब किया जा सकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इससे आधी एनर्जी ही मिलती थी। प्यूरिफिकेशन सोर्स एनर्जी और ब्लड एनर्जी के बारे में जानने के बाद मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। मैंने तुरंत एक म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। फिर मैंने अपनी इन्नेट एबिलिटी एक्टिवेट की और उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार मैंने जानबूझकर प्रोसेस को कंट्रोल किया और सिर्फ ब्लड एनर्जी अब्सॉर्ब की। तभी एक मिराक्युलस सीन सामने आया। म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर के अंदर मौजूद ब्लड कलर्ड इंप्यूरिटीज नीचे की तरफ बहने लगी और मेरी हथेली में मर्ज होने लगी। उसी समय मेरी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर को दोबारा देखते हुए मुझे पता चला कि उसके अंदर एक भी इंप्यूरिटी बाकी नहीं बची थी। क्रिस्टल पूरी तरह क्लियर हो चुका था। मेरे होंठों के कोने पर एक स्माइल आ गई। अब मैं और मेरा परिवार म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स को बिना किसी साइड इफेक्ट्स की चिंता किए अब्सॉर्ब कर सकते थे। इसके बाद मैंने बचे हुए ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल दिए और उसे अपने अपार्टमेंट के सामने वाले रूम 601 के अंदर लॉक कर दिया। फिर मैं वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। घर की तरफ जाते हुए मैंने अपने छोटे भाई लिन फेई को आवाज लगाई और उसे फायर एक्स थमा दी। मैंने काल्मली पूछा, क्या तुम ज़ॉम्बी को मारने की हिम्मत रखते हो? ये सवाल सुनते ही लिन फेई ने तुरंत एक्साइटमेंट में सिर हिला दिया। फिर उसने फर्मली कहा कि हाँ, वह ऐसा कर सकता है। बिना एक और शब्द गंवाए मैंने रूम 6 और 1 का दरवाजा खोला और अपने छोटे भाई को सीधे अंदर धकेल दिया। इससे पहले कि लिन फे कुछ समझ पाता, खून से लथपथ एक ज़ॉम्बी अचानक उसकी तरफ झपट पड़ा। उस टेरिफाइंग सीन ने लगभग उसकी जान ही निकाल दी। अपने छोटे भाई को कमरे के अंदर धकेलने के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगा। बिना दांतों वाला ज़ॉम्बी किसी कुत्ते से भी कम खतरनाक था। मुझे भरोसा था कि लिन फे उसे हैंडल कर सकता था। उसी समय कमरे के अंदर से लिन फे की मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगी। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। कुछ ही देर बाद अंदर से मीट काटने की आवाज आने लगी। ये सुनकर मैं तुरंत रिलैक्स हो गया। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने
देखा कि लिन फेई पूरा खून से ढका हुआ था और दांत भींचकर मुझे घूर रहा था। ब्रो, इस ज़ॉम्बी के तो एक भी दांत नहीं है। ये सुनकर मैं मुस्कुराया। मैंने ही इसके सारे दांत निकाल दिए थे, वरना तुम जैसे रेकलेस रुकी को मैं अंदर जाने की हिम्मत कैसे करता। तभी अचानक नीचे से ज़ॉम्बीज की दहाड़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों के मास्क की स्मेल ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया था। मैंने तुरंत लिन फेई से फायर एक्स वापस ले ली। फिर मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि वह पहले घर चला जाए, जबकि मैं आने वाले ज़ॉम्बीज को हैंडल करूंगा। खुद एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद लिन फेई को आखिरकार समझ आया कि ये ज़ॉम्बीज कितने ट्रबलसम थे। वह बर्डन नहीं बनना चाहता था, इसलिए डिसाइसिवली वापस घर चला गया। इसके बाद मैंने अपना मास्क पहना और ज़ॉम्बी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मेरी तरफ तेजी से आ रहे पांचों ज़ॉम्बीज मेरे लिए बिल्कुल भी थ्रेट नहीं थे। मैंने आसानी से उन्हें एक के बाद एक काट कर गिरा दिया। पहले की तरह उसी मेथड को फॉलो करते हुए मैंने उनकी ब्लड एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स को प्यूरिफाई करने के बाद आखिरकार मैं घर लौट आया। जब वंग फांग ने मुझे खून से लथपथ अंदर आते देखा तो वह तुरंत मेरे लिए क्लीन क्लोथ्स लेने दौड़ी। हालांकि मैंने हाथ हिलाकर उसे मना कर दिया। मैंने बताया कि मैं बाद में उसी रात फिर से बाहर जाने वाला था। नाइटफॉल होते ही पूरा परिवार डिनर के लिए टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। तभी एक बार फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ने अनाउंस किया कि म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स को कंज्यूम करने से फिजिकल फिटनेस में क्वालिटेटिवली ट्रिगर हो सकता है। जो इंसान इस ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर लेते थे उन्हें फर्स्ट स्टेज इवॉल्वर्स कहा जाता था। इसके अलावा म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स का लगातार कंजम्पशन करने से बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। करंट रिसर्च डेटा के अनुसार अभी तक म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स कंज्यूम करने वाले लोगों में कोई मेजर साइड इफेक्ट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। डिनर खत्म होने के बाद मैंने 7 म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स निकाले और उन्हें टेबल पर रख दिया। फिर मैंने पूछा कि सबसे पहले कौन इसे ट्राई करना चाहता है। ये सुनते ही वंग फांग ने एक हाथ से लिन फेई का हाथ और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने फर्मली कहा कि उसके दोनों बेटों में से किसी को भी इन्हें खाने की परमिशन नहीं थी। आखिर लिन फैमिली की लिनिएज उन्हीं पर डिपेंड करती थी। लिंदा ले ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने कामली एक म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही क्रिस्टल कोर उसके शरीर के अंदर पहुंचा वह प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया। वह एनर्जी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। तुरंत ही लिंडा ले को सिर से पैर तक रिफ्रेश्ड महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा कि यह मुंह में जाते ही मेल्ट हो गया। इसे खाने के बाद वह क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसकी फिजिकल फिटनेस काफी इंप्रूव हो गई थी। ये सुनते ही लिन फेई भी खुद ट्राई करने के लिए ईगर हो गया। उसने एक्साइटमेंट में कहा कि वह भी एक खाना चाहता है। हालांकि बोलने से पहले लिंडा ले ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा भाई ही बाहर जाकर फूड सर्च करने वाला है। वह जितना स्ट्रॉन्गर बनेगा उसके सर्वाइव करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। उसकी स्ट्रेंथ में होने वाला हर छोटा इंप्रूवमेंट एक और उम्मीद के बराबर है। जहां तक शाओफे की बात है वह बाद में और मिलने तक वेट कर सकता है। ये सुनकर मैंने अब और हेजिटेशन नहीं की। मैंने म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स उठाए और उन्हें एक के बाद एक ऐसे अपने मुंह में डालने लगा जैसे पीनट्स खा रहा हूँ। जैसा एक्सपेक्टेड था वे तुरंत मेल्ट हो गए। उन्हें कंज्यूम करने के बाद मुझे सच में रिफ्रेश महसूस हुआ। हालांकि इफेक्ट उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना मेरे पिता ने बताया था। मेरी स्ट्रेंथ जरूर थोड़ी बढ़ी थी। मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक हर क्रिस्टल कोर ने मेरी स्ट्रेंथ में लगभग 3 से 5 जिन का इंक्रीज किया था। उन्हें खत्म करने के बाद मैंने अपनी फायर एक्स उठाई और बाहर निकलने की तैयारी की। ओरिजिनली मेरा प्लान पूरी तरह स्कूल तक दौड़कर जाने का था, लेकिन सोचने के बाद मुझे लगा कि यह बहुत स्लो होगा, इसलिए मैंने एक बाइसिकल ढूंढ ली। शुरुआत में मेरी मूवमेंट्स थोड़ी स्टिफ और ऑकवर्ड थी। हालांकि जितना ज्यादा मैं बाइसिकल चलाता गया मेरी मूवमेंट्स उतनी ही स्मूथ होती गई। जल्द ही मैं इंप्रेसिव स्पीड से चलने लगा। मुझे अचानक यह सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लगी। शायद पूरी दुनिया में मैं ही एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो बाइसिकल चला सकता था। असल में अगर मेरा गोल सिर्फ ज़ॉम्बीज का शिकार करना और क्रिस्टल कोर्स कलेक्ट करना होता तो मैं सिटी में कहीं भी यह कर सकता था। मुझे स्पेसिफिकली स्कूल वापस जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्कूल अलग था। पहले रेस्क्यू टीम और 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज वहां हुई मैसिव बैटल के दौरान मारे गए थे। अगर मैं वापस जाता तो एक साथ उन सभी की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता था और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकता था। साथ ही मैं अपने परिवार की सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स भी हासिल करना चाहता था। आखिर रेस्क्यू टीम अपने पीछे बड़ी संख्या में फायर आर्म्स और एम्यूनिशन छोड़ गई थी। आधे घंटे बाद मैं शाओचेंग नोबुवन हाई स्कूल पहुंच गया। उस वक्त पूरा कैंपस ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। मैं ज़ॉम्बीज से पूरी तरह घिरा हुआ था। यह नजारा बेहद टेरिफाइंग था। सबसे पहले मैं सुपरमार्केट की तरफ गया और यह देखकर रिलीव्ड हुआ कि उसका एंट्रेंस अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट था। यह देखकर आखिरकार मुझे राहत मिली। कैंपस को घेर कर इतने सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे कि मैं लिन शनशन को एक लिविंग पर्सन के रूप में सेफली बाहर नहीं ले जा सकता था। इसके बजाय उसे सुपरमार्केट के अंदर छोड़ना ही सबसे सेफ चॉइस था। वहां प्लेंटी ऑफ फूड और वाटर मौजूद था, इसीलिए फिलहाल उसके सर्वाइवल को लेकर कोई चिंता नहीं थी। सब कुछ ठीक होने की कंफर्मेशन के बाद मैं उस जगह की तरफ बढ़ा जहां पहले रेस्क्यू टीम ने ज़ॉम्बीज के साथ बैटल की थी। वहां पहुंचकर मैंने एक एक करके ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस की एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार मैंने म्यूटेटेड क्रिस्टल कोर्स निकालने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय मैंने उन्हें ब्लड एनर्जी के साथ ही अब्सॉर्ब कर लिया। आखिर क्रिस्टल कोर्स निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। मेरा करंट गोल पहले अपने ज़ॉम्बी फॉर्म को एक कंप्लीट एवोल्यूशन करवाना था। अंदर से मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी जैसे ही मैं पर्याप्त प्यूरिफिकेशन सोर्स एनर्जी और ब्लड एनर्जी अब्सॉर्ब कर लूंगा मेरा ज़ॉम्बी फॉर्म एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। इंसानों की तरह ही मैं भी एनर्जी अब्सॉर्ब करके इवॉल्व कर सकता था। 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी कॉर्प्सेस अब्सॉर्ब करने के बाद मैंने अपनी पीठ पर बंधी फायर एक्स निकाली और अपना ध्यान उन लिविंग ज़ॉम्बीज की तरफ कर लिया। जल्द ही पूरा कैंपस स्कल्स के टूटने की लगातार आवाजों से गूंजने लगा। एक के बाद एक ज़ॉम्बी मेरी एक्स के नीचे गिरता गया। समय तेजी से बीता गया। सुबह करीब 4 या 5 बजे तक जब मैंने अपना 1000वां ज़ॉम्बी
अब्सॉर्ब कर लिया। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मेरा पहले से नम ज़ॉम्बी बॉडी अचानक इंटेंस पेन से भर उठा। दर्द इतना सीवियर था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा और अनकंट्रोलेबली हाउल्स करने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर का हर सेल टूटकर पूरी तरह से फिर से रीऑर्गेनाइज हो रहा हो। दर्द इतना इंटेंस था कि उसे सहना लगभग इम्पॉसिबल था। करीब 5 मिनट्स बाद आखिरकार वह हार्ट रेंचिंग एगनी धीरे धीरे कम होने लगी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। मेरी सेंसेस अनबिलीवेबली शार्प हो चुकी थी। पिछले दिन रेस्क्यू टीम की बैटल के बाद हवा में बची हुई गन पाउडर की फेंट स्मेल भी सीधे मेरी नाक तक पहुंच रही थी। जब मैंने दूर मौजूद टीचिंग बिल्डिंग की तरफ देखा तो मैं वहां एक गेको को भी क्लियरली देख सकता था। यहाँ तक कि रेस्टरूम के अंदर पानी टपकने की आवाज भी मेरे कानों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही थी। उस वक्त मुझे अपने शरीर के हर हिस्से में एक एक्सप्लोसिव पावर दौड़ती हुई महसूस हुई। खुद को रोक न पाने के कारण मैंने अचानक जंप किया। मेरा शरीर कैनन बॉल की तरह हवा में उछला और सीधे सामने वाली टीचिंग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की वॉल से जा टकराया। मेरी शार्प फिंगर्स कंक्रीट वॉल के अंदर गहराई तक धंस गए। फिर मैं तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही मोमेंट्स में मैंने पूरी बिल्डिंग को क्लाइम कर लिया और रूफ टॉप पर पहुंच गया। वहां खड़े होकर मैं दूर धीरे धीरे उगते हुए सूरज को शांत होकर देखने लगा। किसी वजह से वह नजारा मेरे अंदर एंडलेस एनर्जी भर रहा था। अगले ही पल मैं सीधे रूफ टॉप से नीचे कूद गया। मेरा शरीर जोरदार तरीके से नीचे जमीन से टकराया। इम्पैक्ट के कारण जमीन में एक मैसिव क्रेटर बन गया। उस जबरदस्त आवाज ने तुरंत आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज की एक बड़ी हॉर्ड को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन मैं बस क्रेटर के बीच खड़ा रहा और अपने इवॉल्व्ड बॉडी के अंदर बह रही ओवरवेलमिंग पावर को महसूस करता रहा।